Hello everyone, good morning, good evening, good afternoon, whatever time you're watching this on. So I am Varnika, if you do not know, your new educator on YouTube. So I'll have a different introduction video and everything. So this is the first video on the channel of Educatine. Educatine has the motive to provide the best education possible to all the students and at the most minimal cost. Right now no cost obviously, क्योंकि YouTube है, YouTube पे कोई cost होती नहीं है आपके end से, यूज़र के end से. So anyways, I hope कि मेरा explanation आपको अच्छे से समझ आए. एंड अगर नहीं कुछ समझ आता है या यू थिंक कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू लुक इनटू द कैमरा, इफ़ कोई ऐसी चेंजेस लगते हैं जो हो सकते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, राइट? डोंट हेजिटेट, जस्ट लेट मी नो. सो एनीवेज, टुडे वी आर गोइंग टू डू नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 1. पार्ट 1 से मेरा मतलब है कि लेट्स से आपके 4 हेडिंग्स हैं, आई थिंक सो. मेन टॉपिक्स बेसिकली 3 या 4, तो फर्स्ट पूरा टॉपिक कवर करेंगे. सो दैट्स पार्ट 1. ओके, नेशनलिज्म इन यूरोप. So very first, when you open the book, you see this painting on here. And who is the painter who has made this print? It's Frederick Soro. Now let us read who is Frederick Soro and everything about this print. In 1848, Frederick Soro, a French artist, prepared a series of 4 prints. So Frederick Soro एक French artist थे, और कौन से टाइम में? 1848 के टाइम पे. सो उन्होंने ये सीरीज़ ऑफ 4 प्रिंट्स बनाई थी. दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रिंट्स जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, पर एक्चुअली इन टोटल 4 प्रिंट्स थे. ऑलराइट, और इसको हम बोलते हैं द पैक्ट बिटवीन द नेशंस. ये जो आपकी प्रिंट है इसका नेम है द पैक्ट बिटवीन नेशंस. These prints visualized his dream of a world made up of democratic and social republics. और उन्होंने ये जो प्रिंट्स बनाए थे उसमें वो क्या विजुलाइज करते थे? उनको एक यूटोपियन वर्ल्ड अच्छा लगता था. नाउ व्हाट इज़ यूटोपियन वर्ल्ड? जब हम कहते हैं कि किसी तरह का यूटोपिया है कोई जगह या कोई चीज़, तो बेसिकली हम एक परफेक्ट दुनिया इमेजिन कर रहे हैं, और वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है. बेसिकली मतलब लेट्स से अगर हमें लगता है देयर शुड बी नो क्राइम, तो अगर हमें वो इमेजिन करके अच्छा लगता है कि देयर इज़ नो क्राइम इन दिस वर्ल्ड, वी थिंक अबाउट हाउ दिस वर्ल्ड वुड बी. ना ऑब्वियसली परफेक्ट वर्ल्ड ऐसा नहीं पॉसिबल है कि एक भी क्राइम ना हो जहाँ पे, राइट? तो ऊपर वो पॉसिबल नहीं है, बट वी आर विजुअलाइजिंग सच अ परफेक्ट वर्ल्ड, तो उसको कहते हैं यूटोपिया, राइट? सो ऐसे ही जो फ्रेडरिक सोरो थे वो एक यूटोपियन वर्ल्ड इमेजिन करते थे जिसमें सारे देश सब डेमोक्रेसी के रूल में होंगे एंड दे विल बी सोशल रिपब्लिक्स, राइट? और उस टाइम पे ऐसा नहीं था. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर अंडर मोनार्कीज. सो ही वॉज रियली इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, और इस प्रिंट में उन्होंने वही डिपिक्ट किया है. नाउ लेट अस सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिंट. प्लीज़ आप अच्छे से देख लीजिए इसको. वाई? बिकॉज जो नेक्स्ट अब जो लिखा हुआ है दैट इज़ देयर इज़ नो पिक्चर, बेसिकली सिर्फ फैक्ट्स लिखे हुए हैं. तो लेट्स सी, यहाँ पे देखो आप, पीपल आर इन अ लॉन्ग ट्रेल, राइट? मैन, वीमेन, चिल्ड्रन, हर कोई है इसमें. Then this is the Statue of Liberty with the torch of enlightenment in one hand and the rights of charters of man in the other. Sorry. Anyways, so इसी के बारे में we are going to read. Description of the print. People in Europe and America, men and women of all social classes and age, are marching in a long train. So आपने देखा उस पिक्चर में कि सारे जो लोग हैं एक लॉन्ग ट्रेन में, यानी कि एक लंबी सी चेन या क्यू बना के जा रहे हैं. एंड दे आर द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, राइट? दे आर ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय. नाउ होमेज का मतलब होता है ट्रिब्यूट करना, यानी कि जैसे कि कभी किसी सेलिब्रिटी की डेथ होती है या कोई सोल्जर की डेथ नहीं कहते, मार्टर्ड होते हैं कोई सोल्जर्स इन द वॉर और समथिंग, तो हम जो उनके डेथ के बाद एक रिस्पेक्ट पे करते हैं उसको ट्रिब्यूट बोलते हैं, राइट? उसी वैसे ही ट्रिब्यूट हम लेजेंड्स के लिए भी करते हैं, या जो चीज़ सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्टेबल है उसके लिए भी करते हैं. तो होमेज उसे ही कह रहे. तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी और लिबर्टी का सिंबल था उस टाइम पे, तो इसलिए सब होमेज पे करते हुए जा रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को.
Now, the statue bears the torch of enlightenment in one hand and the charters of the rights of man in the other hand. आपको मैंने दिखाया है, एक हैंड में उन्होंने द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में एक डॉक्यूमेंट पकड़ा हुआ है, एक स्क्रिप्चर पकड़ा हुआ है जो कि है द चार्ट्स और चार्टर्स ऑफ द राइट्स ऑफ मैन. ऑल राइट. उसके बाद ऑन द फोरग्राउंड लाइज शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूटिज्म. अब जो आपको बैकग्राउंड से इतना साफ दिखेगा नहीं, पर आप अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ क्राउन्स और ऐसे जो मोनार्की के सिंबल्स होते हैं, क्राउन हो गया या फिर जो आप देखोगे ऑर्नामेंट्स, मतलब जो भी चीज़ों से आपको पता चलता है ना कि दिस इज़ मोनार्की रूल्ड कंट्री और मोनार्की रूल्ड टेरिटरी, उन सब चीज़ों के शैटर्ड रिमेन्स ज़मीन पे पड़े हुए हैं, यानी कि टूटे फूटे टुकड़े छोटे मोटे वहाँ पड़े हुए हैं. एंड व्हाट डज दैट सिग्निफाई कि हम एब्सोल्यूटिज्म, मोनार्की, इन सबको पीछे छोड़ के आ चुके हैं, ये हमारा पास्ट है और अब हम मोनार्की के अंडर नहीं हैं. वी हैव फॉरगॉटन इट, इट्स आर लॉन्ग गॉन पास्ट. राइट. पीपल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर नेशनल फ्लैग्स एंड देयर कॉस्ट्यूम्स. और जो लोग हैं दे कैन बी मतलब सबको उन्होंने, जो फ्रेडरिक सोरो हैं, उन्होंने नेशनल फ्लैग्स हर कंट्री को उनका दे दिया हुआ है. उस टाइम पे जो या तो जो मूवमेंट्स होते थे उस टाइम पे जो फ्लैग्स यूज़ होते थे, वो जो कंट्रीज़ नेशन स्टेट्स नहीं थी यानी कि डेमोक्रेटिक नहीं थी, वहाँ पे लोग बेसिकली उस फ्लैग को पेंट किया है फ्रेडरिक सोरो ने, जो कि इस आइडिया को प्रमोट करते टाइम यूज़ होता था. राइट. एंड सब देश के लोगों को उनके कॉस्ट्यूम्स पहनाए हैं ताकि वी कैन डिफ्रेंशिएट कि कौन किस देश से है. The procession is being led by the United States and Switzerland, which were already nation states by that time. और जो ये प्रोसेशन जा रहा है इतना बड़ा, उसको कौन लेड कर रहा है, कौन उसको लीड कर रहा है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड. क्योंकि उस टाइम पे ना 1848 के टाइम पे सब नेशन स्टेट्स, सब डेमोक्रेसीज नहीं थी, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड थी. तो इसलिए दिखा रहे कि क्योंकि हम डेमोक्रेसी और रिपब्लिक की तरफ ही जा रहे हैं, इसलिए जो लोगों के पास अभी भी डेमोक्रेसी और सोशल रिपब्लिक्स नहीं है, वो लोग यूएसए और स्विट्ज़रलैंड को अपने लीडर या रोल मॉडल लेके चल रहे हैं. इसलिए इस पेंटिंग में यूएसए के लोग और स्विट्ज़रलैंड के लोग सबसे आगे दिखाए गए हैं. राइट. France has reached the statue, which is followed by Germany. Following Germany are the people of Austria, the Kingdom of Two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia. तो हमें पता है कि जो है फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था, मोनार्की अबॉलिश हो चुकी थी, इसलिए फ्रांस हैज़ रीच्ड द स्टैचू, यानी कि वहाँ तक पहुँच गया, यानी कि आगे और जर्नी है, बट वो उस मार्क पे आ गया है कि हम अब मोनार्की नहीं है उधर. ठीक है. और उनको फॉलो करते करते जर्मनी है, जर्मनी को फॉलो करते हुए ऑस्ट्रिया के लोग हैं. ठीक है. फिर उस टाइम पे जो किंगडम्स अलग अलग हुआ करते, जैसे द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, फिर उसके पीछे पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, देन हंगरी एंड रशिया. यानी कि जो जितना इस प्रोसेस में पीछे पीछे है, वो उतने पीछे पीछे पेंटिंग में बनाया गया है. और जो जितना इस प्रोसेस में आगे आ चुका है, जितना उस टाइम के हिसाब से प्रोग्रेस हो चुकी है जहाँ पे गवर्नमेंट के अरेंजमेंट में, वो लाइन में आगे हैं. राइट. मूविंग ऑन, फ्यू टर्म्स टू नो. अब दो टर्म्स, एब्सोल्यूटिस्ट और यूटोपियन विजन. वैसे तो मैंने यूटोपियन विजन आपको समझा दिया, बट लेट्स गो ओवर इट. Absolutist is literally a government or system of rule that has no power restraints on the power exercised. यानी कि जैसे कोई गवर्नमेंट, जैसे मोनार्की हो गई, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में फिर भी एक थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन का कंट्रोल है मोनार्की पे, पर जो एब्सोल्यूट मोनार्की होती है, डिक्टेटरशिप होता है, इनको एब्सोल्यूटिस्ट रूल बोलते हैं या एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट बोलते हैं. क्योंकि एब्सोल्यूट कंप्लीट पावर एक इंसान के हाथ में होती है और किसी का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होता, किसी से कोई राय नहीं मांगी जाती, एंड यू कैन बी पनिश्ड फॉर इवन गिविंग योर ओपिनियन. सो एब्सोल्यूट रूल, यानी कि सारी पावर एक इंसान के पास और वही इंसान अकेला डिसाइड करता है क्या गलत क्या सही है, तो उसे एब्सोल्यूटिस्ट रूल बोलते हैं. तो कोई रिस्ट्रेंट्स नहीं है उस इंसान की पावर में, उसे कोई गलत सही बताने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट में कोई ऐसा कर ही नहीं सकता, उसे अलाउड ही नहीं है. राइट. एन यूटोपियन विजन, लाइक आई सेड, कि अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट. जैसे मैंने बोला कि अगर हम एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचते हैं जहाँ पे क्राइम बिल्कुल नहीं होता, तो इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, कि एक भी क्राइम ना हो, इट इज़ अनलाइकली टू एग्जिस्ट. ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. नाउ यू हैव दिस, वेट अ सेकेंड.
ऑल राइट, सो अर्नेस्ट रीनन का ये जो है व्हाट इज़ अ नेशन करके आपके बुक में एक आर्टिकल सा दिया हुआ है, एंड व्हाट आई हैव सीन कि ये जो साइड में बॉक्सेस बने होते हैं उसमें से आता है एग्ज़ाम में, बट हार्डली कोई इसको पढ़ाता है. इट इज़ ऑल लेफ्ट टू यू, सो आई डोंट थिंक सो दैट शुड बी डन. तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके बारे में. अर्नेस्ट रीनन, देखो ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर राइट ड्यूरिंग, एंड वो किस टाइम पे उनकी जो ये लाइफ जर्नी है. ही वॉज बॉर्न इन 1823 एंड ही डाइड इन 1892 राइट. इन यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन इन 1882 ही गेव अ स्पीच, ही गेव अ लेक्चर जिसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, और वो क्या था, व्हाट इज़ अ नेशन, जो बाद में बुक्स की तरह भी पब्लिश हुआ था राइट. तो उन्होंने क्या बोला है, उनके लिए जो नेशन का आइडिया, मतलब ज़्यादातर लोग उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ही कंजर्वेटिव हुआ करते थे लोग इन सब मामलों के लिए, कि कौन कौन से रिलीजन से है, कौन किस रेस से है, हर चीज़ में भेदभाव हो जाता था इस वजह से. यानी कि कम्युनिटी बिल्डअप पॉजिटिव साइड से तो ठीक है कि अपने जैसे सेम लोग हम साथ में एक यूनिटी होकर रहेंगे, वो ठीक है, बट वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट में चला जाता था. क्यों? क्योंकि देखो अगर जैसे बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, कम्युनिटीज़ कैसे बनती है, कम्युनिटीज़ कुछ भी हो सकता है. रिलीजियस कम्युनिटीज़ की हिंदू मुस्लिम सिख, दिस इज़ रिलीजियस कम्युनिटी. फिर उसमें रेशियल कम्युनिटी भी हो सकती है. इंडिया में रेशियल कम्युनिटी थोड़ी कम है, जैसे यूएस में रेशियल कम्युनिटीज़ बहुत सारी हैं, क्योंकि देखो वाइट पीपल हैं जो कि एक्चुअली यूरोपियंस हैं, देन देर इज़ यू नो ब्लैक्स, तो वो लोग लाइक दे आर ओरिजिनली फ्रॉम अफ्रीका. देन देर आर मैक्सिकन्स, there are East Asian people like China, South Korea, all those people. Then there are South Asians that are Indians, Pakistanis, Bhutanese, you know, we brown people. तो ये हो गया रेशियल कम्युनिटीज़ ना. अगर आप अपनी कम्युनिटी के साथ एक स्ट्रेंथ बिल्डअप करते हो वो ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरे कम्युनिटी के साथ झड़प में आ जाते हो कि आई एम द बेस्ट या वो बेकार है, तो दैट कॉजेस यू नो डिस्टर्ब्स हारमनी. जो शांति होती है सोसाइटी में ख़त्म हो जाती है इस वजह से. तो लोग उस टाइम पे, आपको पता है, लैंग्वेज, रेस, रिलीजन, इन सब पे बहुत हुआ करता था. लोगों को लगता था कि एक नेशन का आइडिया वही होता है कि सबका लैंग्वेज कॉमन होना चाहिए, सबका रेस, रिलीजन सब कॉमन होना चाहिए. बट अर्नेस्ट रीनन को ये सही नहीं लगती थी बात. व्हाट ही सेड, अ नेशन इज़ द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, sacrifice and devotion, a heroic past, great men glory, that is the social capital upon which one bases a national idea. तो देखो उनके लिए क्या था, ये जो कम्युनिटी बिल्डिंग का जो फीलिंग है ये है तो सही, पर उसको पॉजिटिव वे में पुट करना बहुत ज़रूरी था. उनके लिए ये था कि जो हम बहुत एक जो मिल के हमने स्ट्रगल किया है. देखो एक कंट्री में कभी भी किसी तरीके की भी डिज़ास्टर होता है या कोई वॉर होता है, तो तब कोई कम्युनिटीज़ नहीं देखी जाती, तब हर कोई लड़ता है अपने देश को बचाने के लिए राइट. तो वो उस जो इतना लंबा पास्ट है जिसमें लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, यानी कि लॉन्ग पास्ट ऑफ दिस हीरोइक डीड्स, ये जो हमने साथ में लड़ा है अपने देश के लिए, साथ में काम किया है, वो कोई भी काम हो सकता है. यानी कि जैसे समझ लो देश में बिल्डिंग्स बन रही, डेवलपमेंट का टाइम है, इट्स अ डेवलपिंग कंट्री. अब हर कोई होगा नौकरी में, इट्स नॉट लाइक कि ओनली हिंदूज विल बी देयर, ओनली मुस्लिम्स विल बी देयर, एवरीबॉडी विल बी वर्किंग राइट. सो वो साथ में एक देश को बना रहे हैं, तो उस बात की वो बात कर रहे हैं. सैक्रिफाइस एंड डिवोशन, देन देर इज सैक्रिफाइस, हाउ सोल्जर्स दे सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, देयर पर्सनल लाइव्स एंड लाइफ ओवरऑल, वैसे भी ठीक है, ऐसे सैक्रिफाइसेस की बात हो रही है. और जो अपने देश के लिए डिवोशन होता है, इन चीज़ों से कम्युनिटी बनाने की बात की है अर्नेस्ट रीनन ने. हीरोइक पास्ट, यही कि आप साथ में अगर लड़े हो अपने देश के लिए, या साथ में आपने कोई ऐसा काम किया हो अपने देश के लिए, एज वन, यू नो, यू हैव यूनाइटेड फॉर वन मोटिव या वन यू नो एम, जिसमें आप अपनी वैसे जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ को भूल के आप इंडियन बन के, या फिर आप जैसे जिस भी कंट्री से हो, जैसे जर्मन बन के आपने एक बन के किसी चीज़ की तरफ काम किया हो, तो हीरोइक पास्ट उसमें काउंट होगा. ग्रेट मैन ग्लोरी, तो उससे ग्लोरी भी आएगा ना ऑब्वियसली. वो हमारी शान की बात हो गई कि आप अपने देश के लिए कुछ कर रहे हो मिल के. सो उसके वो सोशल कैपिटल है एक देश का नेशन बनने में. सोशल कैपिटल मतलब जैसे कि कैपिटल होता है पैसा, इन्वेस्टमेंट राइट. सोशल कैपिटल मतलब ये एक नींव है सोसाइटी की, टू मेक नेशन, टू मेक अ नेशन राइट. तो ये था अर्नेस्ट रीनन का नेशनल आइडिया.
to have common glories in the past, to have a common will in the present, to have performed great deeds together, to wish to perform still more. These are the essential conditions of being a people. तो वही वो कह रहे हैं, पास्ट हमारा कॉमन होना चाहिए. पास्ट कॉमन होगा ही, ऑब्वियसली एक देश के लोग हैं, पास्ट कॉमन होगा. कॉमन विल इन द प्रेजेंट, कि इस समय में सबके मन में सेम लेवल की इच्छा होनी चाहिए, नेशनलिस्ट भावनाएं होनी चाहिए. विल मतलब अपने देश के लिए कुछ करने की इच्छा, उसको विल कह रहे हैं. इस टाइम पे सबकी कॉमन इच्छा होनी चाहिए. और टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, कि पास्ट में हमने साथ में बहुत सारे अच्छे काम किए हों देश के लिए और अभी भी आगे भी करना चाहते हैं साथ में, वो इच्छा. इससे एक ये कंडीशन है जिससे एक देश बनता है. कंडीशंस ऑफ बीइंग अ पीपल. ना आपको पता है पीपल प्लूरल है, ए नहीं लगता उसके आगे, तो यहाँ पे ए क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पीपल का मतलब, बीइंग अ पीपल मतलब उसको कम्युनिटी की तरह डिस्क्राइब किया जा रहा है. कि कहते हैं ना माई पीपल मतलब मेरे जैसे लोग, मेरे लोग. तो उस हिसाब से कह रहे हैं बीइंग अ पीपल. जैसे कि अगर इंडियंस बोलेंगे तो इंडियंस को वो अ पीपल की तरह रेफर कर रहे हैं कि हम सब एक साथ बिलोंग करते हैं. नाउ इफ़ एनीवन हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड इट इज़ द इनहेबिटेंट. और फिर वो ये भी बोलते हैं कि हर मुद्दे पे जहाँ जिस जगह की डिसीजंस लिए जा रहे हैं किसी रीजन के, वहाँ पे जो रहता है उसका सबसे ज़्यादा हक है उस डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि उससे उसकी लाइफ इफेक्ट हो रही है. सो इफ़ एनीवन हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड इट इज़ द इनहेबिटेंट. राइट, दीज आर द इम्पॉर्टेंट लाइन्स ऑफ दिस पैराग्राफ, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है. I will try to add this in the notes. I don't think so it is there. Otherwise you can also take a screenshot. Moving on, now the first topic, the French Revolution and the idea of the nation. The German Almanac in 1798. So ये आपकी बुक में एक पिक्चर दिया हुआ है. जर्मन एल्मेनैक लाइक कोई जर्मन डायरी होगी, तो उसका कवर है ये, राइट. तो इसमें देखो, डिज़ाइंड बाय जर्नलिस्ट एंड्रियस रेबमैन इन 1798. तो ये किसने डिज़ाइन किया था? एक जर्नलिस्ट ने डिज़ाइन किया था जो है एंड्रियस रेबमैन. और कब डिज़ाइन किया था? 1798 में. ऑन द लेफ्ट मतलब यहाँ पे, ऑन द लेफ्ट द फ्रेंच बेस्टिल बीइंग स्टॉर्म्ड बाय द रेवोल्यूशनरी क्राउड. देखो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा है कि बेस्टिल पे फ्रेंच क्राउड ने या फ्रेंच लोगों ने अटैक किया था, रेवोल्यूशनरी अटैक बेसिकली. तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको लोग दिख रहे होंगे इधर. तो वैसे ही ऑन द राइट अ सिमिलर फोर्ट्रेस इज मेंट टू रिप्रेजेंट द बेस्टियन ऑफ द डेस्पोटिक रूल इन द जर्मन प्रोविंस ऑफ कासेल. नाउ राइट साइड में उसी की तरह का एक फोर्ट बनाया हुआ, सिमिलर फोर्ट, जिसके सामने ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हुई हैं. और बेसिकली वो जो दीवार है वो एक डिस्पोटिक रूल, यानी कि क्या कहते हैं उसको, कंट्रोल्ड और ट्रांसपेरेंट रूल. ट्रांसपेरेंट रूल मतलब कुछ भी छुपा के नहीं रूल हो रहा है, सब कुछ लोगों को पता है क्यों कैसे हो रहा है, उसको डिस्पोटिक रूल कहेंगे. और किसके लिए? क्योंकि वो तो जर्मन एल्मेनैक है ना, तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन लेते हुए जर्मन प्रोविंस ऑफ कासेल कोई जर्मन प्रोविंस है, वहाँ के लिए इस जर्नलिस्ट ने ये फोर्ट्रेस डिज़ाइन करा था इस एल्मेनैक पे, ये एनविजन करते हुए कि हमारा भी ट्रांसपेरेंट फॉर्म ऑफ रूल होगा. The accompanying slogan says the people must seize their own freedom. और यहाँ पे जो आपको एक कोड दिख रहा है लिखा हुआ जर्मन में, वो कहता है ट्रांसलेट करते हुए कि द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम, जिसका मतलब है कि लोगों को अपनी आज़ादी खुद छीन के लेनी पड़ेगी. कोई आपको आज़ादी आपको सर्व करके नहीं देगा सामने से, और लोगों को मौका मिलेगा तो दे विल ट्राई टू टेक योर फ्रीडम व्हेन यू डोंट आस्क फॉर इट. सो दे आर सेइंग दैट पीपल इफ दे वांट फ्रीडम दे मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम. उन्हें अपना फ्रीडम खुद छीन के लेना पड़ेगा. रेबमैन lived in the city of Mainz and was a member of the German Jacobin group या Jacobin club. ठीक है, तो वो मेन्स में रहते थे रेबमैन, और वो जर्मनी में जो जैकोबिन ग्रुप था या जैकोबिन क्लब था उसके वो मेंबर भी थे. सो बेसिकली नाउ आई थिंक दिस इज़ क्लियर. इस जो ये पिक्चर है या डायग्राम है, वॉट एवर, नॉट डायग्राम आई मीन पिक्चर या प्रिंट, इससे ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये सब नोट्स में है. और बेसिकली मैंने जैसी हेडिंग दी हुई है ना, मेक श्योर कि जैसे जर्मन एल्मेनैक इन 1798, तो जो हेडिंग्स हैं दीज आर सपोज टू बी क्वेश्चंस. यानी कि आपको जैसे ये जो पॉइंट्स हैं ये पूछ सकते हैं, हु डिज़ाइन द जर्मन एल्मेनैक, हु एंड व्हेन डिज़ाइन द जर्मन एल्मेनैक, पिक्चर दी होगी साथ में. या फिर व्हाट डज द
accompanying slogan translate to और what does it say। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं बाद में उसको एडिट करके उसमें ब्रैकेट्स में लिख दूंगी द पॉसिबल क्वेश्चंस, ठीक है, so that you can study on your own and you have the idea of what kind of questions can be there। Anyways, moving on, now this is an NCERT question। What steps were taken by the French revolutionaries to create a collective identity among the people। तो ये हेडिंग हो गई उसकी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या स्टेप्स लिए थे, क्या प्रोसीजर फॉलो किया था टू फॉर्म अ कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी कि एकजुट वाली कम्युनिटी वाली फीलिंग कैसे फॉर्म करी थी लोगों के बीच में, वो बात करते हैं। 5 पॉइंट्स, राइट। फर्स्ट इज द आइडियाज ऑफ ला पत्री एंड ला सिटुओं एम्फोसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स। तो ला पत्री का मतलब होता है द फादरलैंड, ला सिटुओन का मतलब होता है द सिटीजन। तो लाइक हम लोग कहते हैं ना मातृभूमि, मदरलैंड, तो वो कहते हैं फादरलैंड इन देयर लैंग्वेज। तो इससे कि हम एक मिट्टी के हैं, हम एक ही देश के हैं, यहीं पे हमारे पूर्वज भी पैदा हुए हैं, यहाँ पे हम भी पैदा हुए हैं और यहाँ पे हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी पैदा होगी। तो यानी कि हम साथ में बिलोंग करते हैं, हम एक बड़ी कम्युनिटी, एक बड़ी फैमिली जैसे हैं। और ल सिचुओन यानी कि सिटीज़न की पावर को ज़्यादा एम्फोसाइज किया गया था देन द रूलर्स, क्योंकि वही था फ्रेंच लोगों का मोटिव इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट। तो ये जो 2 आइडियाज़ थी ल सिचुओन और ल पत्री, इससे क्या होता था कि यूनाइटेड कम्युनिटी जो इक्वल राइट्स एंजॉय कर रही, ये आइडिया लोगों तक ट्रांसलेट होता था या कम्युनिकेट होता था बेसिकली। न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। तो जो रॉयल फ्लैग था या रॉयल स्टैंडर्ड था उसको हटा दिया और फ्रेंच फ्लैग, अभी आपको पता है रेड वाइट एंड ब्लू होता है, वो वाला फ्लैग तब से इम्प्लीमेंट हो गया। अब वो देखो क्या होता है कि जब एक कंट्री डेमोक्रेटिक होती है या फिर एब्सोल्यूटिस्ट रूल से फ्री होती है ना, तो जब कोई फ्लैग, नया फ्लैग डिज़ाइन किया जाता है एंड इट इज़ पुट इनटू प्लेस, वो लोगों को एक कलेक्टिव फीलिंग देता है कि ये हमने बनाया फ्लैग, जैसे ये हमारे देश का फ्लैग है, पूरी दुनिया के सामने ये फ्लैग रिप्रेजेंट करेगा हमारे देश को और ये हमने डिज़ाइन किया। लाइक लोगों को एक पावर फील होती है, अपने एक कंट्रोल फील होता है कि जहाँ मैं रहता हूँ या रहती हूँ वहाँ पे उस जगह पे मेरा कंट्रोल है, मेरी बात सुनी जा रही है, राइट। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। और जो पहले स्टेट जनरल हुआ करता था मोनार्की के टाइम पे, उसको नेशनल असेंबली का नाम दे दिया गया और वहाँ पे जो लोग जो बेसिकली मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के, वो बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स ने इलेक्ट किया। बॉडी एक्टिव सिटीजन्स कौन है? फ्रांस में उस टाइम पे जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी होती थी और जो मेन होते थे, प्रॉपर्टी ओनिंग मेन, उन्हें एक्टिव सिटीजन्स माना जाता था। तो ओनली दे वर अलाउड टू वोट उस टाइम पे। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टर्स कमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। और नए नए पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, यानी कि जो हम देशभक्ति के गाने होते हैं ना, हमारे भी हैं बहुत सारे, तो उन्हीं हाइम्स की बात करी जा रही है। फ्रांस में बहुत नए नए हाइम्स बनने शुरू हो गए। ओथ्स यानी कि वचन या प्रतिज्ञा लेना शुरू कर दिया लोगों ने, एक इमोशनल फीलिंग जुड़ गई लोगों की देश के साथ, तो वो अपने देश के लॉयल रहने के या बहुत टाइप के ऐसे ओथ्स, यानी कि जिसे हम प्लेज या फिर प्रतिज्ञा बोलेंगे, लेने लग गए लोग। मार्टर्स यानी कि जो वॉर या फिर देश की लड़ाई में जिनकी डेथ होती है उन्हें हम मार्टर्स कहते हैं, राइट। वो उसमें सोल्जर्स भी आते हैं, उसमें एक्टिविस्ट्स भी आते हैं कभी कभी, इफ दे आर डूइंग एक्टिविज्म फॉर द राइट कॉज ऑब्वियसली। तो उन कमेमोरेटेड मतलब उनको ट्रिब्यूट पे किया गया और ये सब एक चीज़ की वजह से हो रहा था, ओनली इन द नेम ऑफ नेशन, कि फ्रांस को नेशन स्टेट बनाने के नाम पे। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। और एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि इंडिया का एग्जांपल लेते हैं कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट कैसे होती है, 3 लेवल्स पे होती है। एक होती है जो एक गवर्नमेंट होती है जो पूरे कंट्री को कंट्रोल कर रही है, एक गवर्नमेंट होती है जो आपके स्टेट को कंट्रोल करती है, और एक गवर्नमेंट होती है जो आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या गांव या टाउन को कंट्रोल करती है, राइट। दिस इज़ द डिवीजन ऑफ पावर। तो सेंट्रल पावर हो गई जो डायरेक्टली देश को कंट्रोल करती है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड देयर कैबिनेट मिनिस्टर, दैट इज़ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रांस में पहले तो नहीं था ये, तो फ्रांस में ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी अरेंज किया गया और इसमें यूनिफॉर्म लॉज थे सारे सिटीजन्स के लिए जो फ्रांस में रहते हैं, यानी कि बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी भेदभाव के सेम लॉज हर सिटीज़न के लिए
प्लेस में पुट किए गए, राइट। दीज आर योर 5 पॉइंट। सबसे पहले ला पत्री एंड ल सिचुओ, जिससे कम्युनिटी में एक इक्वल और यूनाइटेड फीलिंग्स आई। उसके बाद जो फ्रेंच फ्लैग है वो, देन द स्टेट जर्नल दैट चेंज इनटू नेशनल असेंबली, न्यू हाइम्स एंड ओथ्स वर टेकन, मार्टर्स कमेमोरेटेड, एंड देयर इज देन कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पुट किया गया प्लेस में और यूनिफॉर्म लॉज पुट किए गए प्लेस में, राइट। नेक्स्ट इज व्हेन न्यूज़ रीच्ड डिफरेंट सिटीज़। तो ऑब्वियसली अब फ्रांस में जो चल रहा था वो दूसरे सिटीज़ तक न्यूज़ पहुंच रही थी, तो स्टूडेंट तो उधर भी ऑब्वियसली देयर विल बी सम रिएक्शन, क्योंकि फ्रांस को वैसे ही एक इंस्पिरेशन की तरह लोग लेते थे जब डेमोक्रेसी या फिर इंडिपेंडेंस की बात होती थी। स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एडुकेटेड मिडिल क्लास बिगैन फॉर्मिंग जैकोबिन क्लब्स। अब पहले सिर्फ फ्रांस में जैकोबिन क्लब्स हुआ करते थे, पर धीरे धीरे जैकोबिन क्लब्स हर जगह फॉर्म होने लग गए जिनको आज़ादी या लिबरलिज्म पसंद था, राइट। Their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s। तो ये जो इतनी कैंपेनिंग हो गई, फ्रांस को एक तरीके से लोग आइडलाइज करने लग गए, पूजने लग गए, तो इससे बहुत आसान हो गया फ्रेंच आर्मीज़ का देशों में घुसना। कौन से देशों में? हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और थोड़ा बहुत, तब इटली एक कंट्री की तरह नहीं था ना, वो इटली के स्टेट्स अलग अलग थे, यूनिफाई बाद में हुआ था। तो बहुत मच ऑफ इटली में 1790s तक फ्रेंच आर्मी आ चुकी थी। विद द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। तो बहुत सारे रेवोल्यूशनरी वॉर्स होने लग गए इसी वजह से, इसी इंस्पिरेशन की वजह से जगहों पे, और इसलिए उस टाइम का फ़ायदा उठाते हुए फ्रेंच आर्मीज़ ने क्या किया, नेशनलिज्म का आइडिया हर जगह कैरी फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। और बेसिकली वो फ्रांस को आइडियलाइज करती थी लोगों के सामने कि फ्रांस इज़ द आइडियल ऑफ लिबरलिज्म और इंडिपेंडेंस और फ्रीडम, ठीक है। मूविंग ऑन, अब नेपोलियन की बात करते हैं। थोड़ा ब्रीफ टाइम के लिए अंडर जैकोबिन क्लब्स डेमोक्रेसी थी, पर वो डेमोक्रेसी जो है अबॉलिश हो गई जब नेपोलियन बोनापार्ट ने डिक्टेटरशिप इंट्रोड्यूस कर दी। तो उनके रूल में आने के बाद भी कुछ चेंजेस आए थे गवर्नमेंट में और उनके रूल्स में, वही पढ़ेंगे। दीज आर 5, बट देर आर फ्यू मोर। इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन रीड इट फ्रॉम द बुक, बट दीज आर 5 पॉइंट्स। देखो, यू हैव टू आंसर इन 5 पॉइंट्स ओनली, सो दीज आर योर मेन पॉइंट्स। First one is the Civil Code of 1804 did away with all privileges based on birth, established equality before the law and secured the right to property। तो एक सिविल कोड आया 1804 में जो नेपोलियन बोनापार्ट हैड इंट्रोड्यूस्ड, और उसमें क्या होता था, जो बेस्ड बर्थ पे बेस्ड प्रिविलेजेस मिलते थे लोगों को, जैसे क्लर्जी को या फिर नोवेल्टी को, कि जो चीज़ें सबको नहीं मिलेंगी, पीजेंट्री को नहीं मिलेंगी, जो भेदभाव था बर्थ के बेस पे, वो ख़त्म कर दी। और उसके बाद इक्वालिटी बिफोर द लॉ हो गया एस्टेब्लिश। इक्वालिटी बिफोर द लॉ मतलब आप कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, कौन से सोशल क्लास से बिलोंग करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आपने क्राइम किया है उसका आपको इक्वल ही सज़ा मिलेगी, आपके क्लास या आपके पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि अब लोग राइट टू प्रॉपर्टी था लोगों के पास, लोग प्रॉपर्टी ओन कर सकते थे या खरीद सकते थे, राइट। He simplified administrative divisions in Dutch Republic, Switzerland, Italy and Germany. Like you know कि Napoleon Bonaparte he loved to कि सारी टेरिटरीज कैप्चर करना जगह जगह पे, तो बहुत सारी टेरिटरीज उसके अंडर में थी। तो डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, इन सब जगह की एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स उन्होंने सिंपल कर दी, यानी कि जो टीयर्स या सिस्टम्स होते हैं ना, लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या डिवीजन उन्होंने सिंपल बना दिए, इतने कॉम्प्लिकेटेड थे उनको सिंपल कर दिया उन्होंने। नंबर 3, ही अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स ऑफ सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज। और उस टाइम पे सर्फडम यानी कि स्लेवरी हर जगह होती थी, लोग गरीब पीजेंट्स को स्लेव बना के अपने फार्म्स में काम कराया जाता था, उनके ऊपर टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे। तो ये सब फ्यूडल सिस्टम जो था वो अबॉलिश कर दिया नेपोलियन बोनापार्ट ने। नंबर 4, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स और इम्प्रूव्ड। उस टाइम के हिसाब से उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बेटर बना दिया फ्रांस में। द गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड एंड स्टैंडर्ड मेट्रिक सिस्टम बिगेन टू बी फॉलोड। और गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस जो भी थे, यानी कि बेसिकली आप एक रीजन से दूसरे रीजन जाते हो एज अ ट्रेडर, तो आपके सामान पे अलग अलग टैक्स लगता था, क्योंकि हर जगह की मेजरमेंट अलग होती थी। किसी के लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, मतलब ये यूनिट्स नहीं यूज़ होते थे, बट उनके जो यूनिट्स होते थे, बेसिकली आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल,
तो कहीं पे 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 100 मिलीमीटर, और उस हिसाब से टैक्स कम घटता बढ़ता रहता था और ट्रेडर्स का बहुत लॉस होता था। तो वो सब गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया और एक स्टैंडर्ड मेट्रिक सिस्टम, यानी कि हर जगह पे सेम मेट्रिक सिस्टम, सेम यूनिट्स विल बी यूज्ड और उनकी मेजरमेंट सेम होगी। ये नेपोलियन बोनापार्ट ने एस्टेब्लिश की थी ये चीज़। ना प्लांटिंग द ट्री ऑफ लिबर्टी, तो ये भी एक पिक्चर है आपकी बुक में, मेक श्योर टू टेक अ लुक एट दैट। इस पेंटिंग में बेसिकली शो कर रहे हैं, मैं जैसे मैंने बोला फ्रेंच आर्मीज़ बहुत सारे देशों में घुस गई थी। बहुत लोगों को बहुत ही अच्छा लगता था ये बात, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब फ्रेंच आर्मी हमारे देश में आ रही है तो हमारे देश में भी लिबर्टी आ जाएगी। और बहुत लोग इसके अगेंस्ट भी थे, कंजर्वेटिव्स बेसिकली, उनको लगता था कि हमारा देश बर्बाद हो जाएगा फ्रेंच आर्मीज़ के हमारे देश में आने से। तो ये पेंटिंग उसी फीलिंग को डिपिक्ट करते हुए है। किन्होंने बनाई है ये पेंटिंग? वो है एक जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज, राइट। एंड ये जो लोकेशन दिखाई गई है ये है ज़ुइब्रुकेन जर्मनी की। द प्रिंट डिपिक्ट्स द ऑक्यूपेशन ऑफ ज़ुइब्रुकेन बाय द फ्रेंच आर्मीज, और फ्रेंच आर्मी ज़ुइब्रुकेन को ऑक्यूपाई कर रही है, उस बात को डिपिक्ट किया जा रहा है इस प्रिंट में या इस पेंटिंग में। फ्रेंच सोल्जर्स आर रिकॉग्नाइजेबल बाय देयर ब्लू, वाइट एंड रेड यूनिफॉर्म्स। जो फ्लैग का कलर है उसी कलर का यूनिफॉर्म है, तो आप देख के पेंटिंग में बता सकते हो कि हु आर द पार्ट ऑफ द फ्रेंच आर्मी, यानी कि फ्रेंच सोल्जर्स कौन है इस पेंटिंग में। उसके बाद द फ्रेंच आर्मीज हैव बीन डिपिक्टेड एज ऑपरेसर्स। अभी तक मैं आपको बता रही थी कि फ्रांस और फ्रेंच लोगों को, फ्रेंच आर्मी को आइडलाइज किया जा रहा है, एक लिबर्टी के सिंबल की तरह देखा जा रहा है कि हमारे देश को वो फ्री कर सकते हैं अगर फ्रांस की गाइडेंस हमें मिलती है। यहाँ पे इस पेंटिंग में उन्हें ऑपरेसर बताया जा रहा है। ऑपरेसर मतलब जो आपकी फ्रीडम छीनता है आपसे, तो एकदम उल्टा डिपिक्शन है। ऐसा क्यों है देखो, इन द पेंट, पहले हम ये देखते हैं कि कैसे शो किया गया है। इन द पेंटिंग दे कैन बी सीन सीजिंग अ पीजेंट्स कार्ट, हरासिंग यंग वुमेन एंड फोर्सिंग अ पीजेंट डाउन ऑन हिज नीज। तो कहीं पे आपको पेंटिंग में दिखेगा कि कहीं किसी पीजेंट का कार्ट उलट के फेंक दिया है, किसी पीजेंट को अपनी नाक रगड़ने को बोल रहे हैं, या फिर ये बोल रहे हैं कि घुटने टेको, या यंग वुमेन को वो हरास कर रहे हैं, यानी कि उनको एक नेगेटिव इमेज में दिखाया जा रहा है इस प्रिंट में। The flag on the tree of liberty translates to take freedom from us, the model of humanity। अब आप देखो इस ट्री के ऊपर, यहाँ पे ये गलत जगह पे वो सर्कल दिखा रहा है। एनीवेज ये जो ट्री पे एक वाइट कलर का आपको बोर्ड दिख रहा है उसे फ्लैग कहते हैं। तो उसमें कुछ लिखा हुआ है जर्मन में, और वो क्या है, टेक फ्रीडम फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। बेसिकली ये दिखा रहे हैं कि फ्रेंच लोग कह रहे हैं कि हमसे फ्रीडम सीखो, हमसे फ्रीडम की गाइडेंस लो, क्योंकि हम हैं ह्यूमैनिटी के मॉडल, ह्यूमैनिटी के आइडल्स उस टाइम पे, क्योंकि लोग समझते थे फ्रांस को इस तरीके से। पर ये एक सार्केस्टिक टोन में है। सार्केस्टिक टोन में क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो उन्हें ऑपरेसर की तरह दिखा रहे हैं, तो ऐसा दिखा रहे हैं कि एक्चुअली वो ऑपरेस कर रहे हैं, पर लोगों को ऐसा दिखा रहे हैं कि हम बहुत फ्रीडम लेके आने वाले हैं आपके पास, आपके देश में। ये वो एक ऑपोजिट डिपिक्शन शो कर रहे हैं। फ्रेंच लोग दूसरे देशों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऐसा इस पेंटर को लगता था। तो उन्होंने वही चीज़ शो करी है कि वैसे वही फ्रीडम छीन रहे हैं लोगों से फ्रेंच आर्मी, और वही कह रहे हैं कि हमसे फ्रीडम सीखो। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू द फ्रेंच रूल। ऐसे ही फ्रेंच आर्मीज बहुत जगह रूल करने आ गई थी, क्योंकि जब नेपोलियन बोनापार्ट जिन जिन टेरिटरीज पे रूल करते थे वहाँ पे फ्रेंच आर्मीज को पावर दे रखी थी रूल करने की। तो वहाँ पे लोगों का क्या रिएक्शन रहा जहाँ पे वो रूल कर रहे थे। Initially in Holland, Switzerland, Brussels, Mainz, Warsaw, etc. they were welcomed as harbingers of liberty। जैसे मैंने बोला कि फ्रेंच लोगों को, फ्रेंच आर्मी को ऐसा सोचा जाता था कि हमारे देश में लिबर्टी ला सकते हैं ये लोग। तो हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, मतलब जो लोग हमारे लिए लिबर्टी ला रहे हैं, ऐसे देखा जाता था इन सब जगहों पे। हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल, मेन्स, वॉर्शो, ये सब टेरिटरीज थी नेपोलियन की। द इनिशियल इंथुजियाज़म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। और ये इंथुजियाज़म थोड़े दिन ही चला, फिर वो हॉस्टिलिटी में बदल गया, यानी कि लोगों के मन में सस्पिशन आ गया, लोगों के मन में हेट्रेट आ गई फ्रेंच आर्मी को लेकर। ऐसा क्यों? दिस वॉज एज इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। यानी कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स थी नई, जो कि फ्रेंच आर्मीज या नेपोलियन लेके आया था, उससे लोगों के पॉलिटिकल फ्रीडम छीनी जा रही थी। यानी कि लोगों को कोई फ्रीडम नहीं थी अपने देश के डिसीजंस में, लोगों को कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे, तो इससे पॉलिटिकल फ्रीडम छूट गई लोगों की। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड कंसक्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस। और टैक्स बढ़ा दिया गया, सेंसरशिप यानी कि मीडिया में अपने मन से कुछ भी पब्लिश करने की फ्रीडम
नहीं होना, यानी कि चीज़ें सेंसर कर दी जाती हैं जब, तो उसे सेंसरशिप बोलते हैं। और ज़बरदस्ती रिक्रूट कर रहे थे लोगों को फ्रेंच आर्मीज़ में, ये सब चीज़ों से लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, उनको हेट्रेड बिल्ड हो गया उनका फ्रेंच आर्मीज़ के लिए। तो ये जब चीज़ें उन्हें दिखी तो उनको एडवांटेजेस कम लग रही थी इन सब प्रॉब्लम्स के आगे, तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था बेसिकली फ्रेंच रूल। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो दिस इज योर सेकेंड टॉपिक। I think we can end this here. The second part will be uploaded very soon. अभी रिकॉर्ड हो जाएगा, will be uploaded within 1 day gap. Why? क्योंकि आपको एक जो आपने अभी पढ़ा है उसको रिवाइज करना ज़रूरी है, और अगर हम पार्ट बाय पार्ट लेके चलते हैं तो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन रिटेन रहेगी, आपको रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा। सो लेट्स कीप इट शॉर्ट। फर्स्ट टॉपिक हो गया, ये सेकेंड टॉपिक विल टॉक अबाउट लेटर, and the notes are in the description. Make sure to check them out. I have made them as neatly and as brief and be brief but still descriptive as possible, यानी कि exam point of view से मैंने try किया है। If you have any suggestions to give me, please let me know in the comments, and I'll see you now on like a day after this has been uploaded. Like for suppose it has been uploaded on a Monday, so next video will be on Wednesday. Anyways, so yes, subscribe so that you get the updates when I upload the next one, and I will be sharing a schedule right now on this channel. It will be English and social science, maths and science धीरे धीरे लाएंगे, right? तो जो social science और English का है, I will try to bring out a very organized and well managed schedule for you guys that I will share with you later on, so that you can manage your time and have fun also in your life. Anyways, so I'll see you the next time. Bye.